नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एवरेस्ट मैथ्स क्लासेस पर। अभी हम लोग जानने वाले हैं कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो मुख्य बिंदुएं हैं उसमें क्या खास बातें, क्या क्या बदलाव किए गए हैं इसके बारे में। जैसे कि मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार द्वारा मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है। यानी जो MHRD, यहाँ जो आप देख रहे हैं MHRD जो मिनिस्ट्री था उसका नाम बदल कर जो है अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। ठीक है, MHRD का नाम बदल कर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। अब इसमें जो है इसमें पहले हम बेसिक जो नॉलेज है उसको देखते चलेंगे। जैसे कि इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी और 1992 में, यहाँ हम देख रहे हैं 1992 में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए थे। यानी 34 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। अब जो है ऐसे लगभग 34 साल पहले जो है इसमें कुछ संशोधन हुए थे और 34 साल बाद आज जो है इसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, जिन बदलावों को हमें जानना है कि कौन कौन से बदलाव किए जा रहे हैं। जैसे कि पहले क्या था कि अंडर द NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP का फुल फॉर्म क्या हुआ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो MHRD था वह चेंज टू यानी बदल दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि इसको अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कर दिया गया है। इससे हमें जो है बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। जो पुरानी पॉलिसी थी, जो पुरानी जो शिक्षा नीति थी उसमें कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, तो इस पूरे बिंदुओं को मैं आपको एक एक करके डिटेल से पूरे बिंदुओं को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पहला जो है पूर्व इसरो प्रमुख कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने इसका मसौदा तैयार किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी। यानी कि इसी बुधवार को इसको मंजूरी मिल गई है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो नई एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किए गए हैं उसको हम देखेंगे। नई शिक्षा नीति स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। ठीक है, नई शिक्षा नीति में जो है छोटे क्लास से लेकर के बड़े क्लास तक बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। सबसे पहला जो है इसका पहला जो पॉइंट है, इस शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि 5वीं क्लास तक जो बच्चे होंगे वो अपने स्थानीय भाषा में, जहाँ पे वो रह रहे हैं उसी स्थानीय भाषा में पढ़ाई करेंगे। इसमें क्लास 8 या उससे आगे तक भी बढ़ाया जा सकता है और इस मातृभाषा को 8 तक या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। पहले क्या था कि हमें छोटे क्लास से ही बच्चे को विदेशी भाषा सिखाया जाता था, तो अब जो है वो बोझ हल्का कर दिया गया है और बच्चे को अपने मातृभाषा में ही समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसके बाद दे रहा है कि विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी और बताया जा रहा है कि जो विदेशी भाषा है यानी जो अंग्रेज़ी है या अदर जो विदेशी भाषाएं हैं उसको सेकेंडरी लेवल से हमें पढ़ना होगा। हालांकि नई शिक्षा नीति का यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। और नई शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि जैसे कि छात्रों के ऊपर जो है किसी भाषा को थोपा नहीं जाएगा, यानी ज़बरदस्ती जो है उसे वो सीखने के लिए मजबूर बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अपनी मातृभाषा में पढ़िए। नई शिक्षा नीति देश की शिक्षा प्रणाली में क्रांति ला देगी और हम जानते हैं कि अगर इस तरह की शिक्षा नीति हो जाएगी तो हमारे देश में जो है एक तरह की क्रांति चल जाएगी। जैसे कि सभी बच्चे जो है मातृभाषा अच्छी तरह से जानते हैं, बोलते हैं, तो उस भाषा में वो अच्छी तरह से ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से बदलाव किए गए हैं नई शिक्षा नीति में, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ दिया गया है कि साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी GER का फुल फॉर्म हुआ ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है।
यानी इसमें क्या है कि सबके लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पे मैंने बगल में यहाँ जो ग्राफ दिया है ये आपको GER को के रेशियो को बता रहा है, कैसे जो है ये GER का रेशियो जो है बढ़ा है। तो इसको 2030 तक 100% करने की बात कही गई है। अब भी जो है लगभग 80% तक जो है GER यहाँ हमें देख रहे हैं। तो ये नई शिक्षा नीति में इसमें जो है बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी होगी और इसको 100% तक करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। ठीक है, दूसरा बिंदु देखते हैं कि अभी स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में लाया जाएगा। इसके लिए स्कूल में बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। देखिए अभी भी हमारे देश में जो है यानी भारत में जो है बहुत से बच्चे जो हैं लगभग यहाँ 2 करोड़ की बात कही गई है जो अभी मुख्य धारा में नहीं है, यानी उनको पढ़ाई के लिए जो बुनियादी ढांचे हैं वो प्राप्त नहीं है। तो उसके लिए नए नए जो है शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे जिससे कि उनके पास भी शिक्षा पहुँचे। तो ये बहुत ही अच्छा कदम होगा सरकार के द्वारा। फिर जो है दूसरा बात कहा गया है कि स्कूल में पाठ्यक्रम 10+2 ढांचे की जगह, यानी पहले जो हमारा जो ढांचा था पढ़ाई का शिक्षा में वो 10+2 का था जिसमें कि 12 क्लास तक की क्लासेस चलते थे रेगुलरली। तो इसमें क्या है कि अब इसको हटा करके 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा। ठीक है, यानी 5+3+3+4 का नया संरचना लागू किया जाएगा जो क्रमशः 3, 8, 8, 11, 11, 14 और 14, 18 के उम्र के बच्चों के लिए होगी। तो यहाँ पे मैं ग्राफ के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 5, 3, 3, 4 है, ये क्या है कि 5 जो है 5 से क्या मतलब है कि यहाँ जो है 3 से 8 साल के बच्चों के लिए प्राइमरी से लेकर दूसरे क्लास तक यानी नर्सरी, LKG, UKG 1 और 2 यानी 5 साल तक वो जो होगा प्राइमरी स्टेज में होगा जिसे फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा कि 5 साल में छोटे बच्चे का जो होगा आधार तैयार किया जाएगा, यानी बेसिक जो है उसका मजबूत किया जाएगा। उसके बाद जो होगा प्रीप्रेस्ट्री स्टेज में 3 से 5 तक का क्लास आता है जिसमें कि आपको इसमें एज जो होगा 8 से 11 साल के बच्चों के लिए ये होगा। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरा स्टेज जो होगा मिडिल स्टेज होगा जिसमें 6 से 8 तक के क्लास के लिए होगा और ये जो एज होगा 11 से 14 साल तक के लिए होगा। और सबसे लास्ट में जो होगा सेकेंडरी स्टेज जिसमें कि 9 to 12 जो कि 4 साल के लिए होगा 14 से 18 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है पूरी शिक्षा को 5+3+3+4 के नए पाठ्यक्रम में लागू कर दिया गया है। ठीक है, नई संरचना इसे दे दी गई है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ हम 4 स्टेज जो देख रहे हैं, फाउंडेशन स्टेज है ना, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज, इस 4 स्टेज में बच्चे जो हैं आसानी पूर्वक अपने पढ़ाई को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे जो है क्या दिया गया है कि आगे इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, अब जो है ये जो स्टेज जो बांटे गए 4 स्टेज, ये जो है वर्ल्ड लेवल पर जो पहले से ही लागू है। तो इसमें क्या होगा कि ये पहले से मान्यता प्राप्त है इस तरह से स्टेज में बांटना, तो इसी तरह का प्रावधान अब भारत में भी लागू कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे कह रहा है नई शिक्षा प्रणाली, यहाँ हम पढ़ रहे हैं जो नेक्स्ट टॉपिक, नई शिक्षा प्रणाली में प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल का स्कूली शिक्षा और 3 साल का आंगनबाड़ी होगा। ठीक है, इसके तहत छात्रों को शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए 3 साल प्री प्राइमरी और पहली दूसरी क्लास में रखा गया है। यानी जो 5 साल की बात कही गई है, यानी 3 साल प्री प्राइमरी और पहली और दूसरी क्लास, ये पहले स्टेज में आएंगे। अगले स्टेज में जो होगा तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास को रखा गया है। इसके बाद मिडिल स्कूल यानी 6 से 8 कक्षा के सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। ठीक है, सभी छात्र केवल तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में ही परीक्षा देंगे। ठीक है, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पहले की तरह जारी रहेगी, लेकिन बच्चों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा।
ठीक है। एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र यानी समग्र विकास के लिए प्रदर्शन आकलन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण एक मानसिक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। इसको हम इस ग्राफ के मदद से समझे, जैसे कि हमने पहले बताया, जो 3 जो हो गए प्री स्टेज में और 2 साल 1 और 2, ये जो होंगे 5 साल पहले स्टेज का होगा, फिर 3 साल दूसरे स्टेज का, फिर आपका 3 साल तीसरे स्टेज का और चौथे स्टेज का 4 साल जो होगा 9 to 12 के लिए होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो होगा हमारा जो होगा स्कूली ढांचा होगा अगली बार से, ठीक है। अब जो है यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि कहा गया है कि पढ़ने लिखने और जोड़ घटाव यानी संख्यात्मक ज्ञान का बुनियादी योग्यता पर जोर दिया जाएगा। बच्चों के बुनियादी योग्यता पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने में अत्यंत जरूरी और पहली आवश्यकता मानते हुए NEP 2020 यानी NEP मतलब कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें जो है सबसे विशेष जोर दिया गया है कि जो हमारा जो राष्ट्रीय मिशन हो एक शिक्षा का इसको स्थापित किया जाए। जैसे कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है वो चलाया गया था, उसी तरह से अब जो है यहाँ पे एक बल दिया जाएगा नई शिक्षा पद्धति में। इसमें क्या है कि बुनियादी शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, जिसको महात्मा गांधी ने भी लिखा है, इसको हम है ना, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। आगे जो है NCERT, अगला जो टॉपिक है यहाँ हम देख रहे हैं NCERT 8 वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा, है ना, NCEPF CE के लिए एक राष्ट्रीय रूपरेखा पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। यहाँ जो है इसका हम फुल फॉर्म देख सकते हैं NCPEFCCE जो है इसका फुल फॉर्म जो होगा नेशनल, इसको हम यहाँ से ध्यान से पढ़ें, नेशनल क्यूरिकुलम एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड फ्रेम केयर एंड एजुकेशन, है ना, फॉर चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 8 विल बी डेवलप्ड बाय NCERT। ये बात कही गई है जो है नई शिक्षा पद्धति में, ठीक है। अब जो है यहाँ जो है अगला टॉपिक क्या है कि स्कूल में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं किया जाएगा। पहले क्या था कि जो हमारा पाठ्येतर गतिविधि था या व्यवसायिक शिक्षा था, तो इसमें दोनों जो था उसमें अंतर था। अब दोनों को एक ही कर दिया जाएगा, यानी अगर कोई बच्चा जो है पाठ्येतर गतिविधि नहीं करता और सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा चाहता है तो उसको व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगला जो है टॉपिक सामाजिक और आर्थिक नज़रिए से वंचित समूह हो यानी कि SEDG की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। तो सामाजिक और आर्थिक नज़रिए से वंचित समूहों की शिक्षा पर बहुत जोर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ SEDG क्या है इसको हम समझाना चाहेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ग्रुप SDG, ठीक है। ये जो इसकी स्थापना की गई थी 2016 में की गई थी, ठीक है। इसमें क्या था कि छात्रों के अंदर जो था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। जैसे कि डिसिप्लिन है ना। और इसमें फैकल्टी एडवाइज़र जो थी इसकी मंजू मिन्हास थी, जो 2016 में सबसे पहली बार बनी थी, है ना। शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रोफेशनल मानक यानी NPST राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा, जिसके लिए NCERT SCERT शिक्षकों और सभी स्तरों के क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठन द्वारा परामर्श किया जाएगा, ठीक है। अब जो है शिक्षकों के लिए प्रोफेशनल मानक, जैसे कि हम कोई शिक्षक जो है कोई टीचर जो है उसके लिए प्रोफेशनल मानक क्या होगा, यानी वो किस मानक में किस क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकता है इसका भी तय किया जाएगा। और ये जो होगा 2022 तक विकसित हो जाएगा, जिसमें सभी लोग हिस्सा लेंगे जो विशेषज्ञ हैं और उनके द्वारा परामर्श के द्वारा इसका निर्णय लिया जाएगा, ठीक है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये तो हमने शुरू में ही बताया। मतलब है कि रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे जो MHRD मिनिस्ट्री था, जिसके मंत्री जो थे रमेश पोखरियाल निशंक थे, तो MHRD को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को चेंज करके अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। तो रमेश पोखरियाल निशंक जो है अब वो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर होंगे। ठीक है। यहाँ पे अगली बात कही गई है कि GDP का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य जो अभी 4.4% है उसको किया जाएगा। ठीक है, 4.4% से बढ़ा करके GDP को जो होगा, GDP का फुल फॉर्म यहाँ आप देख सकते हैं, ग्रोस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो होगा GDP को अभी 4.3% जो लगता है GDP का पूरा शिक्षा में, अब जो होगा उसको बढ़ा के 6% कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कदम है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। फिर 6ठी क्लास में और आगे जो है अगला बिंदु है कि नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, नई शिक्षा जो है इसका लक्ष्य क्या है कि 2030 तक 3 से 18 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं इनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाए। ठीक है, इसका है उद्देश्य। और अगला जो पॉइंट है, 6ठी क्लास में वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स का बढ़ावा दिया जाएगा। इन्हें पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। अब जो था पहले पाठ्यक्रम एक्स्ट्रा जो करिकुलम थे, मतलब जैसे म्यूजिक और आर्ट्स, अब जो है इसको पाठ्यक्रम में लाया जाएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम में बढ़ावा दिया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए अगला बिंदु है कि उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। लॉ और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग है ना, HECI का गठन करेगा। ठीक है, HECI का गठन करेगा, यानी कि उच्च शिक्षा के लिए अब एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। जैसे कि हम उच्च शिक्षा के लिए अगर कोई यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो विश्वविद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पे उसका एक अलग ही मापदंड होता है, तो अब सबको सिंगल रेगुलेटर में ला दिया जाएगा। ठीक है, बस लॉ और मेडिकल शिक्षा को छोड़ दिया गया है इसमें, बाकी जितने भी उच्च शिक्षाएं हैं उसको सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा कदम है सरकार के द्वारा। अब जो है अगला जो है पॉइंट जो है कि HECI के 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे। विनियमन के राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा नियामकीय परिषद, मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद, वित्त पोषण के लिए उच्च शिक्षा अनुदान परिषद और प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद होगा। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे ये 4 जो हैं वर्टिकल अब बांट दिए गए हैं पूरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। तो यहाँ पे ये 4 जो वर्टिकल यानी 4 जो इसके स्तंभ होंगे, इन चारों को यहाँ पे बारी बारी से जो है दिया गया है कि एक होगा आपका, यहाँ देखेंगे NHIRC। ठीक है, NHIRC, और फिर एक मानक परिषद होगा। ठीक है, सामान्य शिक्षा परिषद जिसको हम GEC कहेंगे, एक होगा आपका HECGC और NC। ठीक है, तो इस पर डिटेल हम नहीं बताएंगे अभी, चूँकि इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे कि हम मतलब इतना ये 4 वर्टिकल होंगे। और जो वोकेशनल कोर्स की बात कही गई है, जैसे कि हमने बताया 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। तो वोकेशनल कोर्स के बारे में हम कुछ बता दें आपको कि वोकेशनल कोर्स क्या होता है। वोकेशनल कोर्स में स्टूडेंट को किसी खास फील्ड के ट्रेड्स के बारे में बताया जाता है। कई तरह के फील्ड जैसे हेल्थ केयर, ग्राफिक, वेब डिज़ाइनिंग, फूड टेक्नोलॉजी, कस्टमोलॉजी, इस तरह के कोर्स ऑफ़र किए जाते हैं। यानी अब ये जो चीज़ें होंगी बच्चा जो है 6 क्लास से ही सीखेगा, जैसे कि हेल्थ केयर हो, ग्राफिक हो, वेब डिज़ाइनिंग हो। यानी बच्चे को जो होगा शुरू से ही उसको वेब डिज़ाइनिंग या ग्राफिक की समझ दी जाएगी। ठीक है, और भी बहुत सारे वोकेशनल कोर्स है। इसके अलावा तकनीकी कामों जैसे ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, प्लम्बिंग और एयर कंडीशनिंग, ये सभी कोर्स भी किए जा सकते हैं।
वोकेशनल कोर्स में ये सब कोर्स भी बच्चा कर सकता है। तो इसको 6 क्लास से ही जो है बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है सरकार के द्वारा कि बच्चे जो है शिक्षा के साथ साथ अपना जो हो एक स्किल भी डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद दिया है कि उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% GER यानी ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, जो कि हमने यहाँ दिखाया ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो शुरू में भी हमने दिखाया। तो ये जो 2035 तक जो होगा 50% पहुँचाने का लक्ष्य है। फिलहाल 2018 में आंकड़ों के अनुसार GER 26.3% है। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी, ठीक है। और उच्च शिक्षा में जो है 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी, ठीक है। पहली बार अब जो है आगे क्या है कि पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया जाएगा। ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम क्या है? मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते तो आपके पास कोई उपाय नहीं होता। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। इससे उन छात्रों को बहुत फ़ायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में ही किसी वजह से छूट जाती है, ठीक है। तो ये जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का बहुत अच्छा कदम है कि अगर कोई बच्चा 4 साल का कोई कोर्स कर रहा है और उसने अभी 3 साल ही पढ़ाई किया और बीच में ही किसी कारण से उसे पढ़ाई छोड़ना पड़ा तो उसको 3 साल के बाद उसको कोई डिग्री पहले नहीं मिलती थी क्योंकि उसने कोर्स पूरा नहीं किया। लेकिन अब जो है वो 3 साल का उसको जो है 3 साल के लिए उसको डिग्री दे दी जाएगी और वो बीच में पढ़ाई छूट भी जाती है तो उससे कोई उसको ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ ये बहुत ही अच्छा कदम है। नई शिक्षा नीति में छात्रों को ये आज़ादी भी होगी कि अगर वो किसी कोर्स को बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पहले क्या था कि अगर हम किसी एक स्ट्रीम को चुन के तैयारी करते हैं और चाहते हैं बीच में तैयारी करने के बाद कि उसको छोड़ के फिर दूसरे स्ट्रीम की तैयारी करें तो ऐसा संभव नहीं था। लेकिन अब जो है कि अगर कोई आप एक स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं और उसे एक समय निश्चित कर दिया जाएगा, उस समय के बाद आप जो है उसे छोड़ करके आप दूसरे स्ट्रीम को भी ले सकते हैं, ठीक है, दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा कदम है सरकार के द्वारा। फिर जो है अगला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम, यहाँ बहुत ही अच्छा कदम है वो क्या है, उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल का MA के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे PhD कर सकते हैं, उन्हें MPhil करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये जो है बहुत ही अच्छा कदम एक ये लिया गया है कि जो छात्र चाहते हैं कि मैं रिसर्च में जाऊं, ठीक है, तो उनके लिए जो है या जो नौकरी में जाना चाहते हैं तो उनके लिए अलग अलग जो है यहाँ पे डिग्रियां निर्धारित कर दी गई हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे बदलाव जो किए गए हैं। अगला जो बदलाव किया गया है कि शोध के लिए और पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति और अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जिसको शॉर्ट में NRF कहते हैं, इसकी स्थापना की जाएगी। NRF का नाम मुख्य उद्देश्य NRF का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। यानी जो शोध होता है, यानी जो भी हमारे यहाँ रिसर्च किए जाते हैं उसको सक्षम बनाने के लिए NRF काम करेगा। NRF स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा शासित होगा, ठीक है। ये डायरेक्टली सरकार द्वारा जो होगा एक स्थापित गवर्न करेगा जो कि देख रेख करेगा अनुसंधान को, शोध को, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। और अगला जो पॉइंट है, उच्च शिक्षा संस्थानों को फी चार्ज करने के मामले में पारदर्शिता लानी होगी। जैसा कि पहले क्या था कि उच्च शिक्षा संस्थान जितने भी हैं तो उनको फीस चार्ज जो वो करते थे वो अपने स्तर से करते थे, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं थी। यानी कि वो सरकार को या जो है जनता को उसकी में कोई पारदर्शिता नहीं थी, वो बताते नहीं थे। लेकिन अब उसमें पारदर्शिता लानी होगी सर, है ना। नई शिक्षा नीति में ये
बहुत ही मुख्य बिंदु रखा गया है। और भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, जैसे कि ये बिंदु जो है SC ST OBC और अन्य विशिष्ट श्रेणियों से जुड़े हुए छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि अगर छात्र की कोई योग्यता है तो उसको प्रोत्साहित यानी उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाएगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रगति समर्थन प्रदान करना, उसको बढ़ावा देना और उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। जैसे कि स्कॉलरशिप जो मिलता है छात्रवृत्ति है ना, उसके लिए नई शिक्षा नीति में ये उद्देश्य रखा गया कि जो विशेष योग्यता वाले छात्र हैं उनको बढ़ावा देने के लिए एक नई तरह से पोर्टल बनेगा छात्रवृत्ति का, जिसमें आसानी से वो छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकता है। निजी और उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने यहाँ छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और जो निजी संस्थान हैं, जैसे जो प्राइवेट संस्थान है, उच्च शिक्षण संस्थान है, वहाँ पे छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, तो ये नई शिक्षा नीति में ये भी स्कॉलरशिप से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आगे जो है पाठ्यक्रम यानी कि जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम है क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी NETF बनाया जा रहा है। यानी कि वर्चुअल लैब, अब जो पहले था कि हम लैब जो होते थे स्कूल में वो बहुत कम होते थे, किसी स्कूल में मिलता था लैब तो वहाँ पे वैसा व्यवस्था नहीं था, तो उस व्यवस्था को विकसित किया जाएगा, है ना। नई शिक्षा नीति में इस पर मुख्य जोर दिया गया है। अगला बिंदु है कि हाल ही में महामारी और वैश्विक महामारी होने के परिणाम स्वरूप, जैसे कि अभी कोरोना वायरस का जो वैश्विक महामारी आया है, नेशनल पेंडेमिक और इंटरनेशनल भी है, तो इसमें परिणाम स्वरूप ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों के एक व्यापक सेट को कवर किया गया है, जिसमें जो कभी और जहां भी पारंपरिक और व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करने का साधन उपलब्ध होना संभव नहीं है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधन की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल और है ना उच्च शिक्षा दोनों को शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए MHRD, ठीक है, MHRD में डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाई गई है। इसको मैं आपको समझा दूँ बहुत अच्छी तरह से। तो सरकार ने क्या किया है, एक स्वतंत्र जो है इंडिपेंडेंट एक संस्था बनाया है जो ऑनलाइन जो लर्निंग है यानी ई-लर्निंग है उसकी देख रेख करेगी। जहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग पॉसिबल नहीं हो पा रहा है वहाँ पर भी ऑनलाइन लर्निंग की व्यवस्था करने का मुख्य उद्देश्य होगा उस इकाई का, जो इकाई सरकार बनाएगी। ठीक है, इसमें जो होगा डिजिटल कंटेंट या क्षमता निर्माण जो भी उद्देश्य है उस सबको पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है और आगे से भविष्य में जो है ऑनलाइन लर्निंग जो है बहुत ही आगे बढ़ने वाली है, जिसे ई-लर्निंग है ना कहा जाए, ऑनलाइन एजुकेशन। तो वो उसके लिए भी सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है और नई शिक्षा नीति में एक स्वतंत्र यूनिट बनेगा जो उसकी देखरेख करेगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और सबसे अंतिम बिंदु जो है मुख्य बिंदु, सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और उन्हें जीवंत बनाने के लिए नई शिक्षा नीति पाली, फारसी, प्राकृत भाषा 3 भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, है ना, जिसे IITI कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है, की स्थापना करने, उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषाओं के विभागों को मजबूत करने और ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षा संस्थानों के कार्यक्रम में शिक्षा के माध्यम से के रूप में मातृभाषा स्थानीय भाषा के उपयोग करने में सिफारिश की गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा। और इसमें क्या होगा, इससे क्या होगा कि जितनी भी भाषाएं हैं भारत की, इसको ट्रांसलेट एक दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करके इन सबको एक साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का। और इस तरह से जो है नई शिक्षा नीति में ये जो मुख्य बिंदु थे जो बदलाव किए जाएंगे, मैंने आपको एक एक करके पूरा बता दिया।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल एवरेस्ट मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।